देखिए जैसे डॉट प्रोडक्ट का दो तरीका था, एक तो था कि ए बी कॉस थीटा, एक था ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इज इट राइट? ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का भी दो तरीका है, एक तो है ए बी साइन थीटा एन कैप और दूसरा कार्टेशियन सिस्टम में भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मेरे पास वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई अब प्लस ए वाई जे है, कोई एक वेक्टर है और वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे है, और वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे है, और आपको पूछा गया है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब आपको उल्टा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मैं टीचर पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी तो आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑर्डर उल्टा करने से डायरेक्शन जस्ट 180 से उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, करेक्ट ना? तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई एंड बी वाई जे। अब आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में जैसे करते थे वैसे ही करना है, पहले इस टर्म को लेना है और इसके साथ क्रॉस करना है और इसके साथ क्रॉस करना है, बाद में इस टर्म को लेंगे। तो इस टर्म को लेते हैं और इसके साथ क्रॉस करते हैं तो क्या मिलेगा, साइड, वेरी गुड, ए एक्स आई अक्रॉस बी एक्स आई, राइट? तो ए एक्स बी एक्स को बाहर निकाल लीजिए, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो ना? तो इसके साथ इसका क्रॉस लेंगे तो जीरो हो जाएगा, ए एक्स डायरेक्ट मैं जीरो लिख दूँ इसके लिए, या ऐसे लिख देते हैं ऐसे ताकि कॉन्फिडेंस रहे एटलीस्ट फर्स्ट टाइम, बी एक्स आई अब प्लस, फिर इसको लेंगे और इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स आई क्रॉस बी वाई जे, इज इट राइट? फिर इसे लेंगे इसके साथ क्रॉस करेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई, अब फिर ए लेंगे और इसके साथ क्रॉस करेंगे, क्या लिखेंगे, ए वाई जे क्रॉस बी वाई जे। इस चार टर्म में से कौन सा दो टर्म जीरो हो जाएगा? तो सर ए टर्म जीरो, लास्ट वाला ए दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, वेरी गुड। क्यों जीरो हो जाएगा सर, वहाँ पर जे क्रॉस जे है, अरे इसका यहाँ पे क्या है, आई क्रॉस आई है, वी नो दैट आई क्रॉस आई जीरो और जे क्रॉस जे जीरो, तो ए टर्म तो जीरो हो जाएगा, किसी को डाउट? और ए टर्म भी जीरो हो जाएगा, बचेगा मेरे पास दो टर्म, ए टर्म और ए टर्म। अब यहाँ पे आई क्रॉस जे क्या होगा, के, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू, बोलिए फास्ट, ए एक्स बी एक्स, सॉरी ए एक्स कौन सा बचा था, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई के कैप, और इसके लिए क्या लिखिएगा, ए बाई बी वाई, ए बाई बी एक्स, ए बाई बी एक्स और जे क्रॉस आई माइनस के कैप, करेक्ट ना? और इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, के, तो ए एक्स बी वाई अब माइनस ए वाई बी एक्स और कॉमन ले लेंगे के कैप, इज इट राइट? और ए क्रॉस बी दो वेक्टर या एक ही वेक्टर होता है, एक ही वेक्टर होता है, राइट? यहाँ तक आइए, लिखिए, पहले ध्यान से लिखिए, तो हो गया। आप लोग को एक मैथ पढ़ना रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनांट, नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं, खैर 12th क्लास में मिलेगा या 11th क्लास में। तो देखिए डिटर्मिनांट फॉर्म में ये होता है कि इसको बोलते हैं
कॉलम और इसको बोलते हैं रो, ठीक है ना, सॉरी ए रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लेते हैं ए, इसको अगर पकड़ेंगे तो सेम रो और सेम कॉलम को छोड़ देते हैं और बाकी जो बचता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको लीजिएगा तो ए और ए छोड़ दीजिएगा तो क्या लिखिएगा A1 B2, राइट। A1 B2 अब फिर इसको लेना है, तो इसको लेना है तो इसको और इसको छोड़ देना है, तो बाकी बचेगा। आप एक काम कीजिए, इस फॉर्म को अभी रहने दीजिए, जब ये चैप्टर पढ़िएगा अभी यहाँ पे मच मोर इम्पॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। जब चैप्टर पढ़ लीजिएगा मैथ का, जब सर पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AX BY तो जस्ट माइनस, इसका जस्ट उल्टा पैटर्न है AY BX। यहाँ पे एक सीक्वेंस में X बाई, यहाँ पे क्या है बाई X, इज इट राइट? वेरी गुड। तो और ये दो वेक्टर या एक वेक्टर, और इस वेक्टर का डायरेक्शन एलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस या एलॉन्ग निगेटिव जेड एक्सिस? एक मिनट सर, नहीं बोल सकते हैं, मुझे इसका साइन थोड़े पता है। यहाँ पे आपको ये पता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये बड़ा है या छोटा है? तो स्मार्ट आंसर पॉजिटिव जेड एक्सिस निगेटिव जेड एक्सिस दोनों सही रहेगा या एलॉन्ग जेड एक्सिस? एलॉन्ग जेड एक्सिस में दोनों चीज छुपा हुआ है, राइट? ओके ओके। और जेड एक्सिस किस प्लेन पे परपेंडिकुलर? एक्स वाई प्लेन पे। वेरी गुड वेरी गुड। और पिछले क्लास में मैं जो पढ़ाया था कि दो वेक्टर का, सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना? ओके, वीडियो नज़र आ रहा है? ओके, तो कल के पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि दो वेक्टर है और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी होता है उसका डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, राइट? चाहे तो अवे फ्रॉम द प्लेन या नहीं तो टुवार्ड्स द प्लेन, बट इट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, राइट? आपने कौन सा यहाँ पे जो मेरे एग्जांपल में कौन सा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है? सर ए और बी का लिया है, राइट? भाई आपका वेक्टर ए किस प्लेन में है? सर मेरा वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि इसका दो ही कंपोनेंट है, एक्स और वाई, राइट? वैसा कोई भी कंपोनेंट, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका कार्टेशियन सिस्टम में मैं बोल रहा हूँ, राइट? नॉट इन कार्टेशियन सिस्टम, ऐसा नहीं कि कार्टेशियन सिस्टम नहीं है, तब तो इनफाइनाइट कंपोनेंट रहेगा। वैसा कोई भी वेक्टर जिसका कार्टेशियन सिस्टम में सिर्फ दो कंपोनेंट हो, डैम श्योर वो किसी एक प्लेन का वेक्टर रहेगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास वेक्टर एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट नहीं है, मतलब सर मेरा वो वेक्टर 2 डायमेंशन में है, वो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इज इट राइट? इसका मतलब वेक्टर ए एग्जिस्ट इन विच प्लेन? बोलिए, एक्स वाई प्लेन। अब वेक्टर बी, ओके, तो मतलब आपके बोलने का मतलब है कि सर मेरा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक्स वाई प्लेन में है, राइट? तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डिफिनेशन, राइट? तो ये प्रूफ भी हो गया कि इसका डायरेक्शन जेड अलोंग जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर, राइट? करेक्ट ना? देखिए चीज़ों को देखने का नज़रिया, ए मेरा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, ए भी मेरा वेक्टर एक्स वाई प्लेन का वेक्टर था, राइट? ये मेरा वेक्टर भी किस प्लेन का था? एक्स वाई प्लेन का। तो ये तो पहले ही पता चल गया था कि दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन का है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट डैम से अलोंग जेड एक्सिस रहेगा, राइट? वो यहाँ पे जेड एक्सिस दिख भी रहा है। और तब आपसे पूछेंगे कि ए क्रॉस बी का, यहाँ पे इसका नाम एक दे दें, कुछ वेक्टर, कुछ भी एक वेक्टर का नाम देते हैं सी। ए क्रॉस बी इक्वल टू लिख देते हैं सी, राइट? इस क्रॉस प्रोडक्ट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? सी का एक्स कंपोनेंट
आप सी का एक्स कंपोनेंट रोजा बरुआ, तो सर एक्स कंपोनेंट के लिए आपने सिखाया था कि आई के कोफिशिएंट को एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे आई है और नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 होगा। नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या? 0, राइट? इस केस में इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट जे है 0 और जेड कंपोनेंट लिख लीजिए, करेक्ट ना? और भी एक इंटरेस्टिंग बात बताइए तो, जो आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखिए, जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन बच्चों के माइंड में क्या रहता है, मैं बता रहा हूँ। जनरली जैसे ही बोलते हैं कि यहाँ देखिएगा, एक मिसकॉन्सेप्शन माइंड में चलता है। अच्छा, इसको आप क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है क्रॉस प्रोडक्ट में, कार्टेशियन सिस्टम में, कि इसका जेड कंपोनेंट है, राइट? सी का जेड कंपोनेंट, बट सी का जेड कंपोनेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी is not depends on z component of ax and bx, right? Sorry, a and b. इसका z कंपोनेंट में क्या az और bz है? नहीं है, करेक्ट? मैंने बोला कि यहाँ पे az और bz है क्या? देखिए तो, और निकाल रहे थे z कंपोनेंट, करेक्ट? तो सर यहाँ पे तो यहाँ पे ही तो जेड नहीं था, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। मन में एक शंका रहेगा कि सर यहाँ पे जेड नहीं, शायद ऐसा हो रहा होगा। अगर यहाँ पे एजेड लिखे तो शायद कुछ हो सकता था, उसको हम लोग देखेंगे, राइट? चलिए, यहाँ इसका मतलब दो वेक्टर का इस तरीके से रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट तो कर पाएंगे ना, जैसे मैंने तोड़ कर किया है। और क्या बाद में रट भी जाएंगे? रटना ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है या समझना? कि अगर मान लीजिए एग्जाम में भूल भी गए तो अच्छा सर ने ऐसे समझाया था, ऐसे लेकर ब्रेक किया था, राइट? फिर भी अगर रखना चाहते हैं तो सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा। सीक्वेंस कैसे फॉलो करेंगे? यहाँ पे के है, क्या है? के है, तो यहाँ पे जेड नहीं, ए जेड बी जेड नहीं रहेगा, एकदम 200% गारंटी में लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल, और सीक्वेंस है अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे बाई एक्स रहेगा, यहाँ पे एक्स वाई एक्स ए एक्स बी एक्स बी वाई, तो यहाँ पर रहेगा ए वाई बी एक्स, करेक्ट? अब बीच में माइनस, हो गया? चलिए सब लोग मुझे ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल के बताएंगे। ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। यहाँ पे क्या मुझे क्रॉस, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल लिया हुआ, ऐसे ही तोड़कर मुझे लास्ट में बता सकते हैं क्या मिलेगा? सब लोग कीजिए फास्ट। कितना टर्म मिलेगा स्टूडेंट? सर 9 टर्म मिलेगा, राइट? इसे लेके चलेंगे तो 3 टर्म यहाँ से आ जाएगा, इसे लेके चलेंगे फिर से 3 टर्म आ जाएगा, इसे लेके चलेंगे फिर से 3 टर्म आएगा, 9 टर्म आएगा ना। चलिए सब लोग यहाँ पे
फास्टली कैलकुलेट कीजिए और देखिए तो इसमें कितना टर्म जीरो होता है आउट ऑफ 9 टर्म। पूरे लास्ट में देखिए तो दो टर्म में आई आता है, दो टर्म में जे आता है, दो टर्म में के आता है। 9 टर्म लिखने के बाद, अभी नहीं, 9 टर्म लिखिए पहले बढ़िया से सिस्टमेटिक वे में। देखिए तो आप सबका इतना ही आया है क्या? इतना टाइम लगेगा? मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या आप लोग यहाँ तक पहुँच गए? ठीक है। और किसी को भी लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा।
देखिए तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो पक्का किए होंगे, राइट? कोई बात नहीं है। देखिए ए तो 0 हो जाएगा, वेरी गुड, ए भी 0 हो जाएगा और ए भी 0 हो जाएगा, नहीं? और ए टर्म कितना रहेगा? के, मतलब ए टर्म रहेगा। तो क्या इसको एक बार और लिख देते, जब इतना काम मैं कर ही दिया हूँ, तो एक्स बी वाई के, और ए क्या रहेगा स्टूडेंट? आई क्रॉस के क्या पढ़ाए थे हम? आई क्रॉस के माइनस जे, तो एक्स एस माइनस जे कैप, और ए क्या था? माइनस के कैप, और जे क्रॉस के माइनस आई, राइट? के क्रॉस जे इज आई, तो जे क्रॉस आई इज व्हाट? सॉरी, जे क्रॉस के आई ना, आई, उसके बाद के क्रॉस आई जे, जे जे नॉट माइनस जे, जे, यस, और के क्रॉस जे तो ए जेड बी वाई। देखिए तो आई वाला टर्म 2 रहा होगा, नहीं? ये है आई वाला टर्म, इसको एक साथ कर लेंगे, और इसको एक साथ कर लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए तो सही है ना? और गलत नहीं होना चाहिए था ना विद्यार्थी से। और ए वाला जे वाला टर्म भी 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या ये है? एक साथ कर लेंगे तो, और के वाला के ए जेड बी वाई, यस। और इसमें ट्रिपल टिक लगा रहा हूँ, इसको एक साथ कर लेंगे तो ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई ए एक्स बी वाई अब माइनस ए बाई बी एक्स, ठीक है ना? तो देखिए यही तो था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा। लिख ले, आप लिखिए, लिखिए, जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लिखेंगे, बाकी सब लोग बोलेंगे तब ना, बाकी लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। हाँ, इसको हटाएं। चलिए
तो सर इतना बड़ा चीज़ इतना बार बार करना पड़ेगा, याद करने का कोई ट्रिक, याद करने का ट्रिक है। देखिए एक कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला टर्म एक्स कंपोनेंट ना, ओके। इसको एक, इस पूरे को एक नाम देता हूँ मैं सी, राइट। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, सी, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ए क्रॉस बी दो वेक्टर नहीं तो एक ही वेक्टर तो रहेगा। इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर एक्स कंपोनेंट पूछेंगे, कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसका एक्स कंपोनेंट में ए और वेक्टर ए और बी का एक्स कंपोनेंट नहीं रहेगा। ऑब्जर्व किए, नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एक्स कंपोनेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। मेरे पूरे स्टेटमेंट को आप सही से सुने या बिल्कुल टेंजेंट बन के ऊपर निकल गया। यहां देखिए, एक्स कंपोनेंट ऑफ सी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी, राइट। इसमें एक्स कंपोनेंट, सॉरी, डज नॉट डिपेंड ऑन, इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ सी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी, इज इट राइट। एक्चुअल में ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के बहुत सारा चैप्टर में। जैसे सर टॉर्क नाम सुने लोग, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, फोर्स नहीं होता है आर क्रॉस एफ, राइट। और यकीन कीजिए सुबह से शाम तक आप सो मेनी टाइम्स टॉर्क लगाते हैं, सो मेनी टाइम्स टॉर्क लगाते हैं। यहाँ देखिए इस मार्कर, यहाँ देखिए मार्कर के इस कैप, इसको ओपन करने के लिए हम लोग फोर्स लगा रहे हैं या टॉर्क लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे हैं भाई, टॉर्क लगा रहे हैं। सर कैसे, तो देखिए आप अपना नल का जो टैब खोलते हैं, करेक्ट ना, तो टैब खोलने के लिए क्या ऐसे करते हैं या एक फिंगर ऐसे तो दूसरा फिंगर ऐसे, तो इधर फोर्स और इधर फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो रहता है, राइट। एक फोर्स आगे या दूसरा फोर्स पीछे, उसको टैब को तोड़ना नहीं है कि एकदम बिल्कुल ऐसे एक ही तरफ लगा के तोड़ देंगे, खोलना था। तो एक फोर्स आगे दूसरा फोर्स पीछे, राइट, और उसको रोटेट करते हैं, करेक्ट ना, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अब किसी किसी का माइंड में आ जाएगा, अच्छा हॉलीवुड का मूवी आया था टॉर्क, बड़ा बेहतरीन मूवी था, अभी आप लोग मत देखिएगा, बाद में टाइम मिलेगा तो देखिएगा। तो रेसिंग पे था, कार का रेसिंग पे एक मूवी था। एनीवे, तो एक्चुअल में एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे, राइट। इसका बाई कंपोनेंट, तो जे के कोफिशिएंट को छोड़कर, देखिए बाई कंपोनेंट जब लिख रहे हैं तो उसका उसमें ए और बी का बाई कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, राइट। और इसका जेड कंपोनेंट ए जेड बी जेड रहेगा ही नहीं। चलिए, तो सर कुछ शॉर्टकट ट्रिक अगर मिल जाता है इसको याद करने का, तो देखिए शॉर्टकट ट्रिक है, यहाँ पे अगर x है, कौन सा ट्रिक, x, तो यहाँ से बाई से शुरू कीजिएगा, बाई जेड जेड बाई, ठीक है। x, तो सर याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पढ़ा तो दिया ही, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर x कंपोनेंट तो स्टार्ट कीजिएगा किससे, बाई से, करेक्ट, a बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई। तो सर अब उसमें कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ने तो x बोला था तो फिर बोला था बाई जेड, तो यहाँ पे बी जेड लिख देंगे। जो पहले रहेगा, पहले कौन है, a ना, तो a का बाई b का जेड माइनस a का जेड b का बाई, करेक्ट। जो पहले है उसका बाई से स्टार्ट करना है, जो पहले है उसका बाई से स्टार्ट करना है, करेक्ट। इसका बाई कंपोनेंट, तो पहले a है ना, तो ए बाई के बाद जेड होता है, राइट, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पे जेड है तो जेड के बाद क्या लिखेंगे, एक्स, सीक्वेंस यही चलेगा ना, एक्स बाई जेड जेड एक्स, सीक्वेंस हम लोग का है, एक्स है तो बाई से स्टार्ट करना है, बाई है तो
जेड से स्टार्ट करना, जेड है तो एक से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सी जेड है तो ए एक्स बी वाई या माइनस ए वाई बी एक्स, करेक्ट। अब फिर भी कोई लोग भूल गए, तो जब भूल जाइएगा तो ए क्रॉस बी करेंगे, 9 टर्म लिखेंगे आराम से, उसमें 3 टर्म 0 हो जाएगा, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, करेक्ट ना। चलिए, तो C इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो C इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के, और C क्या है वो तो दिमाग में है ना, ए क्रॉस बी। तो C का मैग्नीट्यूड, तो क्या C का मैग्नीट्यूड के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये तो पढ़ा चुके हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। तो C का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स का होल स्क्वायर, इज इट राइट। चलिए यहाँ तक आ जाइए। हो गया, ठीक है। तो आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन सिस्टम में, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का एक्स कंपोनेंट उन दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट डिपेंड नहीं करता है, करेक्ट। ये दिमाग में रहेगा, या आप लोग भी सिर्फ सुन कर छोड़ दिए, या आप खुद से लिख भी लिए हैं। भाई सारा चीज़ टीचर नहीं लिख पाता है, कुछ बातें टीचर क्लास में बोल के निकल जाता है, तो आप लोग को लिख लेना चाहिए। बिना नोटबुक देखे हुए, बिल्कुल ऐसे आगे देखते हुए क्रॉस बी, बोलिए तो मेरे साथ फार्मूला, नोटबुक नहीं देखना है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, स्टार्ट हो जाइए। बोलते ही नहीं हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस जे माइनस प्लस, उसके बाद प्लस लास्ट टर्म ए एक्स बी वाई माइनस बी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, राइट। के अभी आप एक बार बोले हैं, आज क्लास खत्म होने के बाद 10 बार बोल के पढ़िएगा घर पे, इससे आप फास्ट हो जाएंगे, राइट। फाइंड ए क्रॉस बी, जल्द से ए क्रॉस बी का वैल्यू बताइए।
आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ठीक है। मैं एकदम रैंडम क्वेश्चन लिया हूँ, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं भी लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है। देखिए तो इतना सब आया है। वेरी गुड। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करके आइएगा। ठीक है। इसका एक इस सी का एक्स कंपोनेंट कितना है? 1, वाई कंपोनेंट 18 और जेड कंपोनेंट। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बता पाएंगे? मैग्नीट्यूड यही होता है ना, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। कितना रहेगा? मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 18 का स्क्वायर कितना होता है एवरीवन? 324 और 13 का जोड़ लीजिए। दिस इज आंसर करेक्ट। हो गया ना? करेक्ट। ओके। हो गया।
एक मिनट, मान लेते हैं कि बाई इक्वल टू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। और अगर मैं बोल दिया कि बाई व्हाट द कंडीशन, बाई इक्वल टू मैंने कोई एक्सप्रेशन दिया, ओके स्टूडेंट, और तब आपसे पूछा व्हाट इज द कंडीशन सो दैट बाई वैल्यू ऑफ बाई इज 0, क्या कंडीशन होना चाहिए, व्हाट द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी सो दैट वैल्यू ऑफ बाई इज 0। ये 9th क्लास का मैथ है। वेरी गुड, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, राइट। और स्क्वायर ए भी क्या है, ए जब भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ए भी पॉजिटिव रहेगा, ए भी पॉजिटिव रहेगा, राइट। स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 पॉजिटिव टर्म का वैल्यू सम 0, राइट। भाई 3 पॉजिटिव टर्म का सम 0 ये कब पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल था कि एक ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो जोड़ने से 0 हो सकता है, इट माइट बी, राइट। बट कोई बोले कि 3 पॉजिटिव टर्म का, आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 पॉजिटिव टर्म का सम 0 बोल रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों एक साथ 0 हो जाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ इसका मतलब है कि बाई का वैल्यू 0 होने के लिए ए माइनस बी को भी 0 होना पड़ेगा, बी माइनस सी को भी 0 होना पड़ेगा, और सी माइनस ए को भी 0 होना पड़ेगा, इट राइट। और ए माइनस बी 0 होगा मतलब ए इक्वल टू बी, बी माइनस सी 0 होगा मतलब बी इक्वल टू सी, और सी माइनस ए 0 होगा मतलब सी इक्वल टू ए, करेक्ट। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। एक किसके लिए कंडीशन निकाल दी है, ओके। देखिए, कंडीशन फॉर 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, कंडीशन फॉर 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। जब कोलिनियर बोलते हैं उसमें दोनों आ जाता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, राइट। ये और भी बड़ा बढ़िया टर्म है, नहीं? एक मिनट, कोलिनियर का मतलब क्या, सेम लाइन। तो वो सेम लाइन पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, इज इट राइट? ओके, जैसे कैसे बोलते हैं, कोप्लेनार मतलब दोनों का प्लेन सेम हो, उसको बोलते हैं कोप्लेनार। वैसे ही कोलिनियर मतलब सेम लाइन, राइट। उसमें मेरा पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों का कंडीशन एक साथ आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, कंडीशन फॉर 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो 2 वेक्टर कोलिनियर रहेगा स्टूडेंट, इसका मतलब या तो थीटा 0 रहेगा नहीं तो 180 रहेगा। बोला कीजिए भाई थोड़ा बहुत, या तो थीटा 0 रहेगा नहीं तो 180 रहेगा, और दोनों केस में उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये राइट। मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा सर, 0 होगा, राइट। और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी तो एक वेक्टर ही है ना। तनीषा डे का प्रेजेंट है, क्लास पढ़ाते हुए किसी का अगर नाम लूँ तो अगर प्रेजेंट है तो फटाक से नाम बोल दीजिएगा, अनम्यूट करके, यस सर, नो सर। तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर उसके बीच में एंगल 0 और 180 है तो नहीं लगता कि 0 वेक्टर या नल वेक्टर मिलेगा। ओके, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो अगर ए क्रॉस बी 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो 0 रहेगा। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड के लिए कार्टेशियन सिस्टम में तो ये तो समझ में आ गया ना कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। और हो सकता है कि कार्टेशियन सिस्टम में ए का वैल्यू दिया हुआ हो, ए एक्स आई, सब लोग यहाँ देखेंगे ए वाई जे और ए जेड के, करेक्ट नज़र आ रहा है। अब बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के, और आपसे पूछा है कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है,
कौन सा सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम। और थीटा नहीं दिया हुआ है, बस ये बोला कि कार्टेशियन सिस्टम है, ए और बी है और इसको कोलिनियर होना है, तो क्या रिलेशन रहेगा? एक्स बी एक्स, ए बाई बी वाई, ए जेड बी जेड में क्या रिलेशन होगा? अरे पता है कि कंडीशन निकालना है कोलिनियर के लिए, तो क्या हम लोग, ये तो पता है कोलिनियर कंडीशन निकालना, तो इसका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना पड़ेगा, राइट? ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो जीरो। और अभी तो आप लोग ने ए क्रॉस बी का कार्टेशियन सिस्टम मैग्नीट्यूड बताया है, कितना बताए थे याद है? हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी सर ए बाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई का स्क्वायर, राइट? बी एक्स एक्स बी जेड, आप लोग कम से कम ये बोलते रहिए कि सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। क्या बहुत बड़ा टाइम लग रहा है क्या याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? दिखने का क्या रिक्वायरमेंट है? बोलना आपको था, देखकर थोड़े बोलने के लिए बोले थे, बोले कि क्या लिखे हैं। ये जस्ट हम लोग अभी लिखे हैं ना इस मैग्नीट्यूड। अच्छा आप ये मत देखिए कि करेक्ट है सही है या गलत है, आपको बोलना था कि लिखें क्या। चलिए यहाँ तक सही है। और इन तीनों का सम को जीरो करना है, राइट? इक्वल टू जीरो। भाई ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तीन स्क्वायर का सम जीरो कब होगा? अभी तो पढ़ाए थे मैथमेटिक्स 9th क्लास का, जब तीनों टर्म जीरो हो जाए एक साथ, राइट? दिस टर्म इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन ऑल दिस थ्री टर्म बिकम जीरो साइमल्टेनियसली, इज इट राइट? इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन दे सकते हैं डायरेक्ट, ए बाई बी जेड, मतलब ये इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इक्वल टू जीरो, करेक्ट? ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड इक्वल टू जीरो, ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स इक्वल टू जीरो, तीनों को एक साथ जीरो होना पड़ेगा, एग्री? चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, मैं इसको हटाऊंगा। कल से नया एसओपी क्या है गुवाहाटी का? एनीवन अपडेट? अब 5 बजे तक कर्फ्यू, 5 बजे से कर्फ्यू रहेगा नहीं? देखिए तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, आप लोग रिप्लाई बहुत देर से करते हैं, बहुत बैड हैबिट है। दिस इक्वल टू दिस, तो क्या ए वाई बी वाई इक्वल टू ए जेड बी जेड कर सकते हैं? और यहाँ से ए जेड बी जेड इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, और यहाँ से ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए बाई बाई बी वाई, राइट? इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को अगर एक साथ कंबाइन करते हैं, इफ वी कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड साइमल्टेनियसली, देन व्हाट? क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी वाई इक्वल टू व्हाट? ए जेड बी जेड, करेक्ट ना? इक्वल, इसका मतलब है कि सर कार्टेशियन सिस्टम को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम में अगर वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर कोलिनियर होना है, तो कोलिनियर होने का कंडीशन के लिए आपको नहीं लगता कि इतना काम कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा? अब एक शॉर्टकट ट्रिक हो गया ना, दोनों वेक्टर कोलिनियर होने के लिए उन दोनों का
एक्स कंपोनेंट का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू उन दोनों का वाई कंपोनेंट का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू उन दोनों का जेड कंपोनेंट का रेशियो। इज इट राइट? अगर उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो इक्वल रहेगा मतलब डैम श्योर वो दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा। ये मैंने कंक्लूजन एक रिजल्ट निकाला आपके लिए टाइम को बचाने के लिए, करेक्ट ना? तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? अरे रेशियो है, इस रेशियो को मैं वैल्यू लैम्डा बोलता हूं, तो दिस इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इन विच सिस्टम? एक कंडीशन है कार्टेशियन सिस्टम का, राइट? कार्टेशियन सिस्टम। तो मैं चाहता था इसको डायरेक्ट भी लिखता, लेकिन ये प्रूफ करके यहाँ तक लाए तो अब आपको ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा इस फार्मूला पे। हो गया? चलिए, लैम्डा इसका रेशियो है भाई, इसका लैम्डा रेशियो है, कुछ तो रेशियो आया होगा। इसका रेशियो है, इसका रेशियो है, इसका रेशियो डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, तो लैम्डा इज द रेशियो, वैल्यू ऑफ रेशियो, राइट? किसका रेशियो? इसका इट्स क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो, राइट? और सबका रेशियो डिफरेंट होगा या सबका सेम ही रहेगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो नहीं होगा कोलिनियर। डिफरेंट हो सकता है बट उस टाइम पे कोलिनियर फिर नहीं रहेगा, राइट? अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं सर इससे अगर आसान कुछ मेथड रहता तो बहुत बढ़िया रहता, मज़ा आ जाता, नहीं? कोलिनियर वाला इतना करने के बाद वहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ देखिए, याद है आप लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर? एक टॉपिक में पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। इज इट राइट? कि मेरे पास अगर कोई वेक्टर b है और इस b को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर मिलेगा उसको लिखेंगे a इक्वल टू लैम्डा इंटू बी। इज इट राइट? और लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब a और b सेम डायरेक्शन, और निगेटिव रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, बात तो कोलिनियर ही रहेगा, करेक्ट? इसका मतलब ये हुआ, कोई पूछेगा b और लैम्डा इंटू बी, b और लैम्डा इंटू बी कोलिनियर। इज इट राइट? क्यों? क्योंकि सर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है, बट डायरेक्शन या तो सेम डायरेक्शन रहेगा नहीं तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस रहेगा, राइट? इसका मतलब a इक्वल टू लैम्डा इंटू बी कर सकते हैं, राइट? इसका मतलब है कि a और b का, इसका मतलब यहाँ से तो डैम श्योर है ना कि a, इस केस में a और b कोलिनियर रहेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर मुझे कंडीशन निकालना था a एंड b का कोलिनियर होने का कंडीशन फॉर a एंड b आर, इफ़ a एंड b आर कोलिनियर, इस तब डैम श्योर अगर a और b कोलिनियर है तो a और b के बीच में इस टाइप का रिलेशन रहना डैम श्योर होगा, a इक्वल टू लैम्डा इंटू बी का। a और b कोलिनियर है तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ऐसा रिलेशन आएगा, एग्री? आना ही पड़ेगा तभी तो कोलिनियर रहेगा। नहीं अगर आ पाता है इसका मतलब उसके बीच में, इसका मतलब डैम श्योर ए और बी कोलिनियर है तो बी में कोई ना कोई मेरे पास एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी रहेगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, तभी ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं रहेगा। तो ए भी तो कोलिनियर का ही कंडीशन था। इस केस में क्या बोलेंगे? ए एंड बी इज ऑल्सो कोलिनियर, राइट? तो क्या हम लोग एक्स, इसके लिए ये सेकंड मेथड में पढ़ा रहा हूँ कंडीशन कोलिनियर के लिए, इसके लिए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के और लैम्डा बी के लिए क्या लिखिएगा? वी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। इज इट राइट? इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ए एक्स आई, ठीक है ना,
ए वाई जे ए जेड के इक्वल टू लैम्डा बी एक्स आई लैम्डा बी वाई जे और लैम्डा बी जेड के, करेक्ट। और दोनों के बीच में देखिए तो किसका साइन है, इक्वल का साइन है, राइट। तो दो कार्टेशियन सिस्टम में, आज के बाद कार्टेशियन सिस्टम में अगर वेक्टर को लिखे हुए हैं और आज के बाद अगर दो वेक्टर के बीच इक्वल साइन है, इसका मतलब उसका आई का कोफिशिएंट भी सेम रहेगा, जे का कोफिशिएंट भी सेम रहेगा और के का कोफिशिएंट भी सेम रहेगा, ओके। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल and vectors are presented in terms of Cartesian system, then each component must be same। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है, बीच में इक्वल है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम रहेगा। मतलब इसका आई का कोफिशिएंट और इसका आई का कोफिशिएंट डिफरेंट रखेगा वैल्यू या सेम रखेगा? इसका जे का कोफिशिएंट और इसका जे का कोफिशिएंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। इसका के का कोफिशिएंट इसका के का कोफिशिएंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, इट राइट। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू लैम्डा इंटू बी एक्स, यहाँ से लिख सकते हैं ए वाई इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वाई, और यहाँ से लिख सकते हैं ए जेड इक्वल टू लैम्डा इंटू बी जेड, करेक्ट ना। इसका मतलब एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू लैम्डा, करेक्ट। यहाँ से ए वाई बाई बी वाई इक्वल टू लैम्डा और यहाँ से ए जेड बाई बी जेड इक्वल टू व्हाट, लैम्डा। सबका रेशियो तो लैम्डा ही है ना। तो क्या यहाँ से एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड इक्वल टू लैम्डा, ये कंडीशन डिराइव हो गया। तो मुझे लगता है कि कोलिनियर के लिए ये ज़्यादा बेटर था शॉर्टकट, राइट, with respect to previous one। कोलिनियर, ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है क्या, ये और इक्वल है, इसका नाम दिया गया है ए, राइट। तो कोलिनियर के लिए है। वेक्टर बी और लैम्डा इंटू बी, क्या बोथ आर सेम वेक्टर, इसका नाम ए बोल रहे हैं। सेम वेक्टर होगा जब लैम्डा का वैल्यू 1 रहेगा, राइट। तो बी का बी रह जाएगा। क्लियर ना। बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक दो नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोग का वेट कर रहा है, घबराइए नहीं, वेट फॉर राइट टाइम। लेकिन आप बोल दिए तो एक प्रॉब्लम तो बनता है। ये थोड़ा अभी के लिए राइट टाइम का प्रॉब्लम नहीं है।
What is the value of x and y so that both vectors are collinear? x और y का क्या वैल्यू होना चाहिए सो दैट a और b कोलिनियर रहेगा? ये तो 20 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम लगाइएगा? एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए बाई बी वाई इक्वल ए जेड बाई बी जेड, राइट? इक्वल होना चाहिए था 2 बाई वाई इक्वल टू एक्स बाई 6 इक्वल टू 4 बाई 8, इज इट राइट? ऐसे सॉल्व किया होगा ना, 2 बाई वाई इक्वल टू हाफ, मतलब वाई इक्वल टू कितना 4, सही है? और x बाई 6 इक्वल टू हाफ, देन x इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में? अगर कंडीशन याद है तो 10 सेकंड काफ़ी है, 5 सेकंड। अब इसमें जिनको कंडीशन याद नहीं रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट करते। हाँ बोलिए, हो गया? जिनको एक कंडीशन नहीं पता रहेगा वो फिर ऐसे करते रहेंगे, ओके राकेश सर ने तो a क्रॉस b को 0 किया, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते रहेंगे, बोलता है 5 मिनट लग जाएगा उनको। हम बिल्कुल इस तरीके से ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई वाला टर्म करेंगे, तो वहाँ तक करके फिर यहाँ पहुँचिएगा। बेटर है इस शॉर्टकट को याद रखिए। आप लोग टर्म सुने नट एंड बोल्ट, नॉट एंड बोल्ट, राइट? अब देखते होंगे तो हेक्सागोनल टाइप का शेप रहता है नहीं जनरली जो नट बनता है। रिंच का नाम सुने हैं? जिस नट को ओपन करते हैं और ओपन करने के लिए इसको यहाँ पे इसमें होल्ड करते हैं, राइट? और इसको पुल करते हैं, लाइक इधर फोर्स लगा रहे हैं, राइट? फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ पे, राइट? फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, नहीं? और ये क्या है? ये रिंच का आर्म है। इसका इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, राइट? एकदम प्रैक्टिकल, फिजिक्स भूल जाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। नहीं लगता कि ये आर्म सर बड़ा रहेगा तो कम फोर्स में ओपन जल्दी हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली। छोटा रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? अब बड़ा रहेगा, बड़ा अगर रहेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना ही कम फोर्स में ओपन होगा। तो कोई तो बात होगा, राइट? तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इसको हम इस तरह से ऐसे नीचे अगर फोर्स लगाएंगे तो नहीं लगता कि ये इधर ओपन होना चाहिए, घूमना चाहिए? आपको क्या लगता है? वही होगा। देखिए मेरा एक पॉइंट है ओ, अब मुझे पॉइंट ओ पे टॉर्क, एक पॉइंट ओ पे इफेक्ट चाहिए, तो अभी आप जस्ट, और यहाँ पे ए है पॉइंट पी जहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो पॉइंट पी क्या है बोलिए? पॉइंट, एक मिनट, पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वेयर फोर्स आर एक्टिंग, राइट? Point P is the point of application of force where force is acting, correct?
मैंने एक पॉइंट P लिया, जहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, जहाँ पे फोर्स लगाएंगे उसको बोलते हैं फोर्स वाला पॉइंट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट P, इज इट राइट? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और मैं पोजीशन वेक्टर कहाँ से ले रहा हूँ? पॉइंट P का, O से। यस, तो एक्चुअली R क्रॉस F, तो R क्रॉस F क्या है? तो सर ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट? इट इज जस्ट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कौन कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर, राइट? और इसी को बोलते हैं टॉर्क वेक्टर। कौन सा वेक्टर? तो टॉर्क कौन कौन सा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है? यस, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ये सब दुनिया में सारे स्टूडेंट को पता रहता है जो पढ़ते हैं, साइंस लेते हैं तो। बट एक्चुअल में फार्मूला में ये पता है कि पोजीशन वेक्टर या फोर्स वेक्टर है, बट ये टॉर्क निकाल रहे हैं, टॉर्क को आर क्रॉस एफ, बट ये टॉर्क किसके अबाउट निकाले हैं वो बहुत कम लोग को पता रहता है। तो एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हम लोग आर तो एब्सोल्यूट होता नहीं है, आर कहीं से मेजर करते हैं, राइट? तो एक्चुअल में ये आर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। किसके रेस्पेक्ट में? यस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इस फार्मूला में पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेना है? कहाँ से लेना है सर? जहाँ कहीं से नहीं, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। मुझे टॉर्क चाहिए अबाउट ओ, राइट? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर लेना है। कहाँ तक? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। कहाँ तक? तो P क्या था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और O क्या था? O इज द पॉइंट अबाउट, नहीं, O इज द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क। बोलिए मेरे साथ एक बार। O इज द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ड्यू टू फोर्स F, ड्यू टू फोर्स F, राइट? फिर से एक बार बोलिए। O क्या है? O इज द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ड्यू टू फोर्स F, राइट? तो इस फार्मूला में पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेना है? ये जो R है वो कौन सा R है? R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O, वेयर पॉइंट P is the point of application of force. A point O is the point about which we have to find out the torque, right? मतलब आप कोई फार्मूला किसी के सामने लिख दीजिएगा तो पूछेगा ना कि भाई R क्या है? F तो समझ में आ जाएगा कि F है फोर्स, राइट? R क्या है? कुछ भी तो नहीं बोलिएगा। तो R क्या रहेगा इस फार्मूला में? R सर वो पोजीशन वेक्टर है। किसके रेस्पेक्ट में? तो P का पोजीशन वेक्टर है O के रेस्पेक्ट में, राइट? इतना एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही आपको इस फार्मूला पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा HC वर्मा में, ठीक है? और तो अरे ये एक्चुअली किसी और चैप्टर का है, बट इसको मैं टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अभी सोच रहा हूँ, इसको मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर रहे हैं, राइट? तो R क्रॉस F, तो इसको एक्चुअली पढ़ते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स। बोलिए, मोमेंट फोर्स। टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, करेक्ट ना? यस, पॉइंट का इफेक्ट O पे एक्सपीरियंस होगा, राइट? अब फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? P पे। आप नट को रिंच से ओपन कर रहे थे तो आप फोर्स लगा रहे थे जहाँ पे पकड़े हुए थे आप, लेकिन खुल कौन रहा था? नट, राइट? घूम कौन रहा था? नट और बोल्ट, राइट? तो वहीं पे आप फोर्स लगा रहे थे। क्या आप नट पे डायरेक्ट पकड़ के फोर्स लगाइएगा, नट आपसे घूमेगा, खुलेगा? एक घर का टैप तो है नहीं कि बहुत सॉफ्ट है, राइट? बहुत टाइटली है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? बड़ा सा आर्म लेंगे, रिंच लेंगे। यस, करेक्ट ना? तो अब समझ में आ गया कि
जहाँ से पोजीशन वेक्टर शुरू करेंगे वहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, राइट। फोर्स कहीं और लगाएंगे, टॉर्क यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। और आर कहाँ से लेंगे, जिस पॉइंट के पे हम लोग को टॉर्क निकालना है वहाँ से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, करेक्ट। तो नहीं लगता फार्मूला के अंदर बहुत डेप्थ है, एक एक टर्म जानना चाहिए। ओके, एक प्रॉब्लम टॉर्क पे लें। देखिए, फाइंड द टॉर्क अबाउट P1। किसके अबाउट टॉर्क पूछ रहे हैं, ड्यू टू फोर्स F, और F इक्वल टू है 2i माइनस 3j प्लस 5k, एंड फोर्स F एक्टिंग ऑन पॉइंट P2, एंड फोर्स F एक्टिंग ऑन पॉइंट P2। क्या इसको आप सॉल्व करेंगे? फोर्स कहां पे लगा रहे हैं, टॉर्क किसके अबाउट चाहिए, अब फोर्स कहां लगा रहे हैं, P2 पे, राइट। यस, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, आपसे नहीं बनेगा मैं सॉल्व करूंगा।
चलिए स्टूडेंट, फोर्स कहाँ पे लगा रहे थे? पॉइंट P2 पे, राइट? और टॉर्क किसके अबाउट निकालना था? 1 के अबाउट, राइट? तो पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेना है? 1 से 2 की तरफ, राइट? इसका तो इसको बोलेंगे R21, राइट? और R21 के लिए सिखाए थे ना, R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 आप लोग निकाल सकते हैं कितना? X2 माइनस X1 I, करेक्ट ना? प्लस Y2 माइनस Y1 J, करेक्ट? प्लस Z। आप लोग ऐसे कर रहे थे क्या? देखिए तो, जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो R21 तो X2 माइनस X1 हाउ मच? 3I ना, प्लस J कैप प्लस K कैप, राइट? ओके, अरे ही तो मेरा R का काम करेगा, राइट? इसका तो R21 अक्रॉस F, वेरी गुड। और R21 हो गया 3I प्लस J प्लस K क्रॉस F कितना है? 2I माइनस 3J प्लस 5K। क्या इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। इज इट राइट? जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। और यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा या न्यूटन मीटर रहेगा? जूल नहीं बोलेंगे इसको, न्यूटन मीटर ही बोलना बेटर रहेगा। जूल बोलने से थोड़ा वर्क नजर आ जाता है, राइट? ओके, तो ऑलमोस्ट अब लिखिए नेक्स्ट क्लास, ध्यान से सुनिएगा। हार्डली 10 से 15 मिनट का थ्योरी और बचा हुआ है। सबके पास HCB है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स? आज जिस सीक्वेंस में बोलेंगे बनाने के लिए उसी सीक्वेंस में फॉलो कीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का वॉल्यूम फर्स्ट, राइट? चैप्टर 1 वेक्टर है ना? चैप्टर 1 में आप देखिएगा वर्कआउट लिखा हुआ होगा, वर्कआउट एग्जाम्पल कुछ, राइट? जो सॉल्व किया रहता है, करेक्ट? और HC वर्मा का प्रॉब्लम बनाने का अलग नोटबुक रहेगा, एक ही में नहीं। कैटलिस्ट का असाइनमेंट के लिए अलग नोटबुक और HCB के लिए अलग नोटबुक, राइट? और क्वेश्चन बैंक के लिए अलग नोटबुक, या सब एक ही में? सिस्टमेटिक अलग अलग, या अभी जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको 2 साल के बाद जब एग्जाम में बैठिएगा उससे पहले आपको मिलेगा। तो HC वर्मा का एग्जाम्पल में, वर्कआउट एग्जाम्पल में सब नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सिर्फ बनाइएगा, आगे नहीं। 1 to 11, इज इट राइट? 3 असाइनमेंट कॉपी रहेगा। और क्वेश्चन बैंक में मेडिकल वाले अपना मेडिकल का लिखिएगा और IIT वाले अपना IIT का लिखिएगा। जो दोनों करते हैं वो दोनों कीजिए। चलिए, तो 1 to 11, और आप लोग समझ रहे हैं ना? HC वर्मा तो सबके पास होगा ही। वर्कआउट देखिए तो खोलकर, वर्कआउट है? HC वर्मा ही नहीं है? क्यों भाई? नहीं, बेटिंग फॉर व्हाट? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है। देखिए सब कुछ ऑनलाइन से नहीं होता है, ठीक है? बाहर नहीं निकलना है, इट्स ओके। बट ये इतना फेमस है इंडिया में, पान बाज़ार में जाइएगा सब दुकान में मिल जाएगा। पान बाज़ार में जाइएगा या कोई जाते हैं, कोई भी दुकान में घुसिएगा ये मिलेगा ही मिलेगा पक्का, इतना फेमस है। जो IIT और मेडिकल की तैयारी करते हैं बच्चे, उसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाइबल है। सब लोग 99.9% बच्चे फॉलो करते हैं और करवाया जाता है, ठीक है? चलिए, एक्सरसाइज में 1 से लेकर 19 तक बनाना है, आगे मत बढ़िएगा।
सिर्फ 1 से कहाँ तक? तो मोटा मोटी 10-11 प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया और 19 प्रॉब्लम यहाँ हो गया। अभी आप इतना ही बनाइए, इसको मैं डिस्कस करूँगा। अब मैं मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करने वाला हूँ। कब डिस्कस करेंगे इसको? यहाँ देखिए नेक्स्ट संडे को, इज इट राइट? नेक्स्ट संडे, हाँ। क्वेश्चन बैंक जो भी है वो एक्चुअली कैटलिस्ट का नहीं है, वो तो है अरिहंत पब्लिकेशन का ही, बट वो कैटलिस्ट में अवेलेबल है। यहाँ से लेने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली भी, इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट किया था। ठीक है, इकोनॉमिकली समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा परसेंटेज यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया जाएगा। हाँ बोलिए। क्या करना है? नहीं, वो तो मैंने यहाँ पे बोला ना, ये तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ फेज का बोला, चैप्टर 1 का। मैं अभी आपका कैटलिस्ट का असाइनमेंट का बात नहीं किया हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फेज का, वर्कआउट का और एक्सरसाइज का बनाना है, राइट? जो मैं पीडीएफ भेजा हूँ या जो कैटलिस्ट का असाइनमेंट है उसको अभी नहीं सॉल्व करना है, इसको खत्म करने के बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट? 1 by 1। अभी सिर्फ आपको क्या करना है एवरीवन? सिर्फ HCB का वर्कआउट और एक्सरसाइज, इसको मैं डील करूंगा नेक्स्ट संडे को। बाकी 3 क्लास में 2 क्लास अब मेरा चलता रहेगा दूसरा चैप्टर का थ्योरी, और हर संडे को इसको डिस्कशन करते रहूँगा, होगा? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।